नया पुराना एकांकी। एकांकी हमने शुरू किया था पिछली क्लास में। एक अंक का होता है एकांकी, एक ही अंक में इसको कंप्लीट करना होता है। नाटक में एक से ज़्यादा अंक हो सकते हैं। एकांकी का मतलब ही है जो एक अंक में कंप्लीट हो जाए। नाटक में 2 अंक, 3 अंक, 4, 5 अंक तक होते हैं। कोई कोई नाटक 2 अंक के भी होते हैं, लेकिन 2 से कम अगर अंक है या एक ही अंक है तो उसको कहेंगे एकांकी। पुराने मूल्य और नए मूल्य, इन दोनों की टकराहट इस एकांकी में है। रविदत्त देवदत्त दोनों मित्र हैं। रविदत्त वैद्य है और देवचंद स्कूल का प्रिंसिपल है। देवदत्त नहीं, देवचंद है ये। तो हमने देखा कि जो लिली की माँ है, जो स्कूल के प्रिंसिपल की परिचित है, वो अपने 60,000 के गहने देवचंद के पास रख देती है विश्वास के तौर पर। 60,000 आप समझो, ये 50-60 साल पहले की एकांकी है। उसके हिसाब से आज के कई लाख के गहने हैं ये। उस ज़माने के तो 60,000 हैं, लेकिन आज के हिसाब से कई लाख के गहने हैं ये। अब हम प्रॉपर तो अनुमान नहीं लगा सकते, लेकिन ये लाखों के गहने हैं, ये कह सकते हैं। तो इसका मित्र कहता है वैद्य कि यार कोई लिखा पढ़ी तो है नहीं और तू मना कर दे, इन गहनों को हड़प जा। प्रिंसिपल साहब कहते हैं नहीं, अमानत में खयानत हो जाएगी, ऐसा नहीं कर सकता। बार बार ये वैद्य जी भड़काते हैं, बार बार प्रिंसिपल साहब मना करते हैं कि नहीं, मुझसे ऐसा नहीं होगा। अब आगे देखते हैं क्या होता है इनके बीच में। वार्तालाप जारी है। देखो देवचंद यहाँ से पढ़ते हैं, अपने मन से लड़ते हुए। अब इसके मित्र ने इसको भड़का दिया कि पैसे खा लो, गबन कर लो, किसी को पता नहीं लगेगा, गहने कोई लिखा पढ़ी तो है नहीं। तो इसके मन में हलचल हो जाती है। आपको कोई आपका मित्र, कोई आपका परिचित, आपका घरवाला किसी बुरे काम के लिए उकसाएगा तो आप मना तो कर दोगे, लेकिन मन में हलचल तो हो जाएगी ना। मन में विचारों का संघर्ष तो होगा, विचारों की टकराहट तो होगी। तो वही टकराहट देवचंद के मन में हो रही है। क्या टकराहट है? अपने मन से लड़ते हुए, खुद से लड़ रहा है, खुद के मन से लड़ रहा है, खुद के मन से संघर्ष है, खुद की आत्मा से संघर्ष है। पहले आया था कि वो कहता है कि नहीं, मैं अपनी आत्मा का क्या करूं, अपने मन का क्या करूं, मेरी आत्मा गवाह नहीं देती, मेरा मन गवाह नहीं देता, मैं अमानत में खयानत नहीं कर सकता। किसी की अमानत है ये, कैसे खा जाऊं उसको मैं, तो मैं अमानत में खयानत नहीं कर सकता। नहीं नहीं, मेरा स्कूल उठकर फिर बेचैनी से घूमने लगता है। तो रविदत्त कहता है 60,000 रुपयों में तुम 10 स्कूल चला सकते हो, इतने पैसे हैं, 10 स्कूल चला लो। देवचंद रुक कर 12 वर्ष के परिश्रम और ईमानदारी से हासिल की हुई मेरी प्रतिष्ठा। जब आदमी, इंसान कोई गलत काम करने की सोचता है तो उसकी आत्मा, उसका मन कई सवाल खड़े करता है। प्रतिष्ठा, इज्जत, सम्मान, आत्मा की आवाज़, और यही वो चीज़ें हैं जो उसको गलत काम करने से रोकती है। लेकिन जो अपनी प्रतिष्ठा को, इज्जत को बेचकर खा जाते हैं, जो अपने शरीर के सुख को या अपने आनंद को ही सब कुछ मानते हैं, वो लोग आंख बंद कर लेते हैं, आत्मा की आवाज़ को दबा देते हैं। प्रतिष्ठा धूल में मिले तो मिले, शरीर का सुख तो मिले, भौतिक सुख तो मिले, तो गबन करते हैं, दूसरों का माल हड़प करते हैं, दूसरों की चीज़ों को हड़प लेना चाहते हैं। तो ऐसे लोग भी होते हैं। और तो यही है नया और पुराना, मूल्यों की टकराहट। 12 वर्ष के परिश्रम और ईमानदारी से मैंने ये स्कूल बनाई है, मैं इसका प्रिंसिपल हूँ, कैसे अपनी मेहनत को मिट्टी में मिला दूँ? इस रुपए के बल पर सिर्फ 2 वर्षों में तुम इससे कहीं अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते हो। देखो, प्रतिष्ठा रुपयों से भी मिलती है, पैसे से भी मिलती है, लेकिन वो गलत तरीके से कमाया गया हो तो फिर प्रतिष्ठा नहीं मिलती, इज्जत नहीं मिलती। तो लोग
सामने से तो इज्जत करेंगे लेकिन पीछे से क्या बोलेंगे, चोरी का माल है, भ्रष्टाचार की कमाई है। और ऐसा होना भी चाहिए। दयानतदारी, रुपए का दूसरा नाम है दयानतदारी। देवचंद बोलता है कि दयानतदारी का क्या हो, इस सम्मान और प्रतिष्ठा का क्या हो, इस ईमानदारी का क्या हो। दयानतदारी यानी ईमानदारी। रुपए का दूसरा नाम है दयानतदारी, रुपए का दूसरा नाम है ईमानदारी। दयानतदारी यानी ईमानदारी। गरीब की ईमानदारी भी बद दयानतदारी समझी जाती है। ये कौन बोलता है? रविचंद। रुपए का दूसरा नाम है, जो जिसके पास पैसा है वही दयावान है, वही प्रतिष्ठावान है। अगर कोई गरीब ईमानदार बनने की सोचे तो उसको बद दयानतदारी समझा जाएगा। देवचंद अनुनय के स्वर में, रिक्वेस्ट के स्वर में, प्रिंसिपल साहब रिक्वेस्ट के स्वर में बोलते हैं, तुम मुझे बहकाओ नहीं रवि, मुझे बहकाओ नहीं, मुझे गलत रास्ते पे नहीं ले जाओ, तुम रानी हार वापस दे दो। आ गया मुद्दा। बात किसकी हो रही है? रानी हार की। गले में पहना जाता है, लाखों रुपए का आता है रानी हार, गहनों का सिरमौर है रानी हार। इस रानी हार को किसने ले लिया? रविदत्त ने। रविदत्त कौन? वैद्य। और क्यों ले लिया? कि मैं लौटा दूंगा, मेरी शादी हो रही है, मुझे कुछ दिनों के लिए दे दो, मैं तुम्हें वापस दे दूंगा। अब इसके देने की मनसा नहीं है तो ये इसको भी कह रहा है कि तू भी खा और मुझे भी खाने दे। वैद्य जी भी खाएंगे और प्रिंसिपल साहब भी खाएंगे, हड़प जाएंगे। है किसी और का। तुम मुझे रानी हार वापस दे दो। रवि केवल हंसकर बाल बनाने लगता है, हंस जाता है वो और फिर से बाल बनाने लगता है। रुक कर, तुम नहीं जानते रवि, लिली की माँ ने मुझ पर कितना विश्वास किया है। आखिर मेरी पोजीशन ही क्या है? एक साधारण प्राइवेट स्कूल का मामूली सा प्रिंसिपल। हंसता है। जैसे तुम मैनेजर भी कह सकते हो और टीचर भी कह सकते हो। मेरे स्कूल में 150 लड़कियां पढ़ती हैं, माना, लेकिन 150 लड़कियों को पढ़ाने वाले स्कूल टीचर पर कौन इतना भरोसा कर सकता है? स्कूल टीचर ही तो हूँ मैं, मुझे मैनेजर भी कह सकते हो, मैं छोटा सा अदना सा प्रिंसिपल ही तो हूँ। मेरे स्कूल में 150 लड़कियां पढ़ती हैं, लेकिन कौन इतना विश्वास कर सकता है कि इतने गहनों को मुझे मेरे पास रख दे? लिली की माँ ने किसी तरह संकोच किए बिना विपदा के समय अपने 60,000 के गहने मेरे हवाले कर दिए। नहीं नहीं, मैं उसके विश्वास को खोना नहीं चाहता। और लिली की माँ ने क्यों रखे लिली की माँ ने गहने? क्योंकि उसका पति शराबी था और लिली की माँ को लगता था कि ये सारे पैसे शराब में, सारे गहने शराब में चले जाएंगे, तो टीचर के, स्कूल टीचर के, अपनी बेटी के स्कूल टीचर के पास ये गहने रख देती है। फिर बेचैनी से कमरे में घूमता है। रविदत्त बाल आदि बनाकर शीशे और कंघी को तिपाई पर रखते हुए, उसने अपने सब गहने तुम्हारे हवाले करने में परले दर्जे की मूर्खता की है। देखो, ऐसे लोग सीधे लोगों को क्या समझते हैं? मूर्ख समझते हैं। साफ साफ बोला ना इसने कि उसने तुम्हारे पास अपने गहने रख दिए तो वो लेडी मूर्ख है, पागल है, उसको गहने रखने नहीं चाहिए थे। देखो, उसने सब गहने तुम्हारे हवाले करने में परले दर्जे की यानी पहले दर्जे की, 1 नंबर की मूर्खता की है। और उन सबको फिर से उसे वापस देकर तुम उससे भी बड़ी मूर्खता का सबूत दोगे। अगर तू वापस दे देगा पैसा गहना तो और भी बड़ी मूर्खता होगी, गबन कर जा। अंगीठी की क्रीम, अंगीठी से क्रीम लेकर मुंह पर मलता है। क्रीम लेता है हाथ में और मुंह पर मलता है। तो इसके पहले एक कंघी कर रहा है, फिर ये मुंह पे मल रहा है, तो इससे क्या सब साबित हो रहा है? यही तो है पुराना और नया। उपभोक्तावादी है ये, उपभोक्तावादी है ये। हमें लग रहा है ना कि ये पहले तो बाल बनाता है लगातार। आपका ही कोई दोस्त हो, वो बार बार क्रीम लगाए, तेल लगाए, मुंह पे मालिश करे, सेंट लगाए, तो आप क्या सोचोगे? उपभोक्तावादी है ये, दिखावापन पसंद है ये।
यही तो सोचोगे ना, शारीरिक सुख को ही सब कुछ समझता है ये, भौतिकता में इसका विश्वास है, यही सोचोगे ना। तो यही है दृष्टि है रविदत्त की। देवचंद उसके पास जाकर बोलता है अपने दोस्त के पास, तुमने जब रानी हार मांगा था तो भी यही कहा था कि उससे पूछने की क्या ज़रूरत है, जबकि मैं तो चाहता था कि जिसका रानी हार है लिली की माँ का, लिली की मम्मी का, पहले उससे पूछ लिया जाए। लेकिन तुम ही ने मुझसे बरगलाया था, बहकाया था कि क्या ज़रूरत है उसे पूछने की, और तुम उसे मांग के ले गए थे। और तुम जो गहना चाहो अपने काम में ला सकते हो, लेकिन तुम्हें याद होगा ना, मैंने उस समय भी यही उत्तर दिया था कि जिसकी अमानत है उसकी आज्ञा लिए बिना मैं गहनों को हाथ नहीं लगा सकता। पर उसका विश्वास तो देखो। उसने कहा, भाई साहब मुझसे पूछने की क्या ज़रूरत थी, सब गहने तो आप ही के पास हैं, जो चाहते उठाकर दे देते। देखो वो लेडी, वो उसका विश्वास देखो, वो तो बोल रही है कि मुझे पूछने की क्या ज़रूरत थी, कोई मांग रहा तो उठा के दे दो, आप पे पूरा विश्वास है। और दूसरा ये विश्वासघात करने वाला कौन है? वैद्य जी हैं। वैद्य जी क्या कर रहे हैं? उड़ा लो, गबन कर लो। फिर कमरे में घूमते हुए, यह सब क्यों हुआ, उसने मुझ पर इतना विश्वास क्यों किया, ऐसा हुआ क्यों, उसने मुझ पर इतना विश्वास किया ही क्यों, कोई तो वजह होगी। अब देखो ये दो दृष्टियां हैं, और एक दृष्टि है लिली की माँ की, एक दृष्टि है लिली की माँ, हाँ, और एक दृष्टि है वैद्य जी की। ये वैद्य जी हैं रविदत्त, और एक दृष्टि है प्रिंसिपल साहब की, देवचंद की। और ये जो नज़रिया है, नया नज़रिया पुराना नज़रिया, नया नज़रिया किसका प्रतीक है? उपभोक्तावाद। इसको उपभोक्तावाद नहीं कहेंगे, इसको हम कह सकते हैं भोगवाद। इसको भोगवाद कह सकते हैं, यानी दूसरे को मूर्ख बनाओ, ऋण लो, घी पियो, इससे भी ज़्यादा है ये दूसरे को मूर्ख बना के अपना उल्लू सीधा करना। तो ये जो रविदत्त है ये ऐसा ही करता है, दूसरों की चीज़ों को, दूसरे की, ये तो सरासर चोरी है, विश्वासघात है, और सीधे लोगों को मूर्ख बना के और अपना काम बनाना, अपनी इच्छाएं, अपने भोग पूरे करना, अपनी वासना पूरी करना। ये काम कौन करता है? ये रविदत्त कर रहा है। स्कूल का प्रिंसिपल, उसमें कुछ मूल्य बचे हैं, कुछ वैल्यूज़ बची हैं, तो वो ऐसा करने से मना कर देता है। अब ये सोचता है प्रिंसिपल साहब कि उसने मुझ पर इतना विश्वास क्यों कर लिया। तुम शायद नहीं समझ सकते, यह सब विश्वास, यह सब भरोसा मैंने 12 साल के कठिन परिश्रम और मेहनत से हासिल किया है। क्या तुम चाहते हो इतने परिश्रम से हासिल किए हुए विश्वास को इस धन लोलुपता के एक क्षण में गंवा दूँ? क्या मैं इस धन के चक्कर में, इस पैसे के चक्कर में जो विश्वास मैंने 12 साल में हासिल किया है उसको गंवा दूँ, उसको नष्ट कर दूँ? क्या तुम यही चाहते हो? दोस्त मैं ऐसा नहीं कर सकता। रविदत्त कोट पहनता हुआ हंसता है। देखो ये स्वार्थी है, अपना उल्लू सीधा करता है, तो ये हर बार क्या करता है, ये कोट पहनता हुआ फिर हंसता है। अरे किसका विश्वास, किसका भरोसा? लिली की माँ सब गहने तुम्हें देने न देती तो और क्या करती? देखो ये अपने तर्क घड़ लेता है, अपनी बातों के समर्थन में। आदमी गलत काम करता है ना, तो अपनी बातों को बचाने के लिए, अपने खुद को बचाने के लिए, अपनी नैतिक ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ तर्क गढ़ लेता है। तो ये भी तर्क गढ़ लिए इसने भी। जैसे कोई रिश्वत लेता है तो वो तर्क गढ़ लेता है, अजी साहब मेरे तो 5 बच्चे हैं, इनकी शादी कैसे करूँगा? अजी साहब मेरे घर में तो 50 खाने वाले हैं, इनका कैसे पार पड़ेगी? अजी साहब मेरे तो कर्जा हो गया इसलिए रिश्वत लेता हूँ। तो ये रिश्वत लेने वाले लोग अपना तर्क गढ़ लेते हैं। वैसे आदमी जो गलत काम करता है वो भी अपने तर्क गढ़ लेता है अपनी गलती को छिपाने के लिए। ठीक वैसे ही ये भी तर्क गढ़ रही है, ये भी तर्क गढ़ रहा है। क्या तर्क गढ़ रहा है? देखो, लिली की माँ सब गहने तुम्हें नहीं देती तो क्या करती? यदि उसके पास गहने रहते तो उसका वह व्यसन जिसके अंदर है, उसका शराबी पति अब तक उन्हें कब का ठिकाने लगा चुका होता। उसने तुम्हें दे दिए, तुम्हारे पास उसके बचने की 100% आशा थी, उसके यहाँ तो जरा भी नहीं थी।
यानी अगर वो तुम्हें पैसा नहीं देती तो उसका पति तो सारे पैसे उड़ा देता। उसने कौन सा तुम्हें विश्वास के कारण दिए हैं, और कैसा भरोसा कैसा विश्वास, कोई भरोसा और कोई विश्वास नहीं है। उसने तो इसलिए पैसे दिए थे ताकि उसके शराबी पति से ये पैसे बच सकें, और अब हमें ये पैसे हड़प लेने चाहिए। मूर्ख हो अगर तुम वापस उसको पैसे दोगे तो, और मूर्ख है वो लड़की जिसने लिली की माँ ने तुम्हें ये पैसे दिए। तुम वापस दोगे तो तुम उससे भी बड़े मूर्ख हो जाओगे। ये दो दृष्टियों की टकराहट है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, क्या ये पैसा खाता है कि नहीं खाता है। फिर आगे देखता है कमल। रविदत्त लगभग चीख कर बोलता है, कमल वह सिरफिरा लेखक, उसकी संगति ने तुम्हें इतना गिरा दिया है कि आज तुम बद दयानती को खूबी समझने लगे हो। हरि कृष्ण की दुकान से मैंने उसे 20 रुपए की किताबें लेकर दी। आज 1 साल होने का आया है, उसने 1 पैसा तक नहीं दिया। दुकानदार के तगादों से नाक में दम आ गया है। मैंने कमल से उसका हिसाब चुकाने को कहा। हंसकर बोला, इन पूंजीपतियों के रुपए मार लेना अनुचित नहीं है। आखिर वे रुपए मुझे देने पड़े। छल कपट धोखा फरेब बद दयानती बदमाशी जालसाजी, हर एक के लिए वह अपने प्रगतिशील फलसफे में से कोई ना कोई दलील निकाल लेता है। और यही दलील कौन निकाल रहा है? रविदत्त। उसके ख्याल में मानव छली और कपटी के सिवा कुछ नहीं है। इंसान छल करने वाला है, कपट करने वाला है, वो तो ऐसा ही समझता है। प्रकृति के नाम पर कलंक है। देखो ये चलते चलते व्याख्या आ सकती है इसमें। उस जमाने में आंदोलन चल रहा था, प्रगतिशील आंदोलन। इस प्रगतिशील आंदोलन पे ये टोंट कसा है, लेखक ने व्यंग्य किया है प्रगतिशील आंदोलन पे कि प्रगतिशील लोग अपने स्वार्थ के लिए, अपनी मक्कारी के लिए, धोखा फरेब छल कपट के लिए दलील निकाल लेते हैं, तर्क निकाल लेते हैं कि हम तो ऐसा इसलिए कर रहे हैं। जैसे वो दुकान से किताबें ले आता है और पैसा जमा नहीं कराता, दुकानों के पैसे नहीं देता, और फिर जब पैसा मांगता तो बोलता है कि पूंजीपतियों को पैसा नहीं देना चाहिए क्योंकि हम गरीब हैं, ये पूंजीपति हैं, ये लोग गलत तरीके से पैसा इकट्ठा करते हैं। और फिर वो पैसा देना पड़ा प्रिंसिपल साहब को, और वो अपना तर्क निकाल लिया कि मैं पैसा नहीं दूंगा क्योंकि मैं गरीब हूँ और ये पूंजीपति हैं, और पूंजीपति का पैसा खाना गलत नहीं है, और खुद को प्रगतिशील कहता है। वो कौन? कमल। तो तर्क निकाल लेता है। वैसा ही तर्क कौन निकालता है? रविदत्त निकालता है कि वह इनके गहने खा लो, गहनों को हड़प लो। तो ये दो दृष्टियां हैं। रविदत्त कपड़ों की अलमारी से रुमाल ढूंढते हुए तुम्हारे भाग्य में असफल रहना ही लिखा है। देखो ये कभी रुमाल ढूंढता है, कभी कंघा निकालता है, कभी सेंट लगाता है, कभी कोट पहनता है। तो एकदम भोगवादी दृष्टि है इसकी। और फिर कमेंट करता है ये कि तुम्हारे भाग्य में तो क्या लिखा है कि तुम हमेशा कंगाल ही रहोगे, गरीब ही रहोगे। देवचंद। बाह्य असफलता ही सब कुछ नहीं होती, आंतरिक सफलता भी कोई चीज़ है। बाह्य शांति की अपेक्षा मैं आंतरिक शांति को अधिक महत्व देता हूँ। मेरे मन में जो शांति है, मेरे दिमाग में जो शांति है, उसको मैं महत्व देता हूँ। वही असली सफलता है। बाहरी दिखावा, बाहरी सफलता जो ये कर रहा है ना, बार बार कभी रुमाल निकालता है, कभी बाल बनाता है, कभी कोट पहनता है, ये सब बाहरी है, बाहरी चीज़ें हैं। इससे ज़्यादा महत्व किसका है? आंतरिक सुकून, आंतरिक शांति, आंतरिक सफलता। आदमी दिल में संतोष लेके रहे कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मैंने कुछ गलत काम नहीं किया। मैं चाहे किसी से पैसे में कम होऊंगा, चाहे मेरे पास गाड़ी नहीं होगी, चाहे मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं होंगे, चाहे अच्छा बड़ा मकान नहीं होगा, लेकिन ये संतोष तो होगा कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैंने कभी किसी से रिश्वत नहीं ली, या मैंने कभी किसी का अहित नहीं किया। ये बड़ी चीज़ है। रविदत्त शीशे में देखकर टोपी को सिर पर सजाता हुआ। देखो ये बार बार बाहरी चीज़ों पे ध्यान देता है, और इसका मित्र प्रिंसिपल आंतरिक शांति, आंतरिक चीज़ें, आंतरिक भावों पे ध्यान देता है। कभी टोपी, कभी शर्ट, कभी कोट, कभी बूट, कभी बाल। क्या है? शारीरिक सुख और भोगवाद है। ये नया जमाना, नई दृष्टि। यह कायरों का फलसफा है कि कायर लोग ऐसा समझते हैं कि मैं आंतरिक शांति को की बात करता हूँ। ऐसा लोग तो कायर लोग कहते हैं। ऐसे तो फलसफा यानी सिद्धांत। देवचंद पलटकर, फलसफा छोड़ो, तुम ये बताओ कि रानी हार वापस दोगे या नहीं? फलसफा और सिद्धांत छोड़ो, तुम तो ये बताओ तुम्हारा रानी हार दोगे कि नहीं दोगे? रवि केवल हंसता है। देखो 4 महीने तुम्हारी शादी को हो गए, मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, पर अब अमानत तो अमानत है। अब जहाँ से उसे लिया था उसे वहीं रख देना चाहिए।
टोपी सिर पर सजाकर रवि केवल हंसता है। इसको हम आज यहीं कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं कि क्या होता है, ये रानी हार देता है कि नहीं देता है, और लिली की माँ के गहनों का क्या होता है, क्या देवचंद उसको वापस देता है कि गबन कर जाता है। देखेंगे आगे। धन्यवाद।